हनुमान बेनीवाल जी भी ये कहते कि जांच की जाए इसकी, और इस सब के पीछे क्या था, कितना बड़ा ब्लैकमेलिंग का खेल था, वो सामने लाया जाए। मैंने लगातार कहा था पहले भी कि ये मामला केवल 3 एमएलए से जुड़ा नहीं है, ये 50 एमएलए से जुड़ा मामला। बयाना की जनता के विकास के लिए आप क्या कर रहे हैं और बयाना की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अघोषित हड़ताल है, हम नहीं देंगे। अगर आपको मेडिसिन लेनी है तो आप पेमेंट कीजिए, या तो पेमेंट कीजिए कैश में या ऑनलाइन पेमेंट कीजिए और लीजिए। एमएलए को नहीं मिल रही तो एक साधारण से कर्मचारी को या अधिकारी को क्या मिलेगी? अगर मैं दोषी पाई जाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, मुझे सजा दो। लेकिन अगर मैं पाक साफ हूँ तो ये भी उनको कमिट करना पड़ेगा, कुछ संस्थान को भी सजा दिलाने का काम वो करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं हूं आपके साथ राहुल टीसी शर्मा। आज हम उन मुद्दों की बात करेंगे जो सीधे आमजन की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। सरकार सरकारी योजनाएं लेकर के आती है आमजन की भलाई के लिए, लेकिन क्या असल जिंदगी में उन योजनाओं का लाभ जनता को मिल पा रहा है? और ऐसा ही एक वाकया हुआ जनप्रतिनिधि बयाना से, जो एमएलए हैं रितु बनावत जी के साथ, जो अस्पताल गए और उनको दवाइयाँ देने से अस्पताल प्रशासन ने मना कर दिया। तो उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम बातचीत करने के लिए आए हुए हैं रितु बनावत जी के पास में, जो हमारे साथ हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, सभी को नमस्कार जी, क्या 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 मामला हुआ था? किस चीज़ को लेकर के इतना बात आगे बढ़ गई कि आपको वीडियो बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा? देखिए, मामला कोई ऐसे शिकवा शिकायत का पहले कुछ था नहीं। मेरे को जो सिंपल आई चेकअप के लिए मेरे को जाना था। मैं 2 बार से वीरेंद्र हॉस्पिटल जा रही थी, और वो प्रॉब्लम ये थी कि मेरे डॉक्टर ने बताया कि ग्लूकोमा सस्पेक्ट 2 में एक प्रॉब्लम होती है आँखों में, जो काला पानी भी कहते हैं जब जनरल भाषा में। तो उसका एक टेस्ट होना था मेरा। तो टेस्ट उसमें क्या थोड़ा टिपिकल टेस्ट होता है, पेशेंट को ही करना होता है, उसमें ऑपरेटर नहीं कर सकता है। तो वो एक बार मेरे से गलत हुआ, 1-2 बार हुआ नहीं। फिर वो डॉक्टर ने मुझे बुलाया कि 5-6 दिन बाद आप थोड़ा रिलैक्स करके आइए। और जब मैं 5-6 दिन बाद गई तो साथ में मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा भी था, उनको भी थोड़ा आईज़ में थोड़ा प्रॉब्लम था। तो उनको भी डॉक्टर को दिखाया गया, क्योंकि हम पूरी फैमिली मेरे उसमें आरजीएचएस में कवर होती है एज अ एमएलए, एक गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह होने के नाते। तो हमने दिखाया, सारा टेस्ट वगैरह हुए, सब कुछ हुए। हमको मेडिकल पे डॉक्टर ने मतलब वहाँ के स्टाफ ने बता दिया कि आप जाइए मेडिकल से दवाइयाँ लीजिए, आप फ्री हैं। ठीक है, देन हम मेडिकल पे पहुँचे। तो मेडिकल पे पहुँचने के बाद जब हमने दवाई मेडिसिन जो डॉक्टर ने रिकमेंड की थी वो लेने के लिए पहुँचे, तो वहाँ पे बताया गया कि आपको जो मेडिसिन है वो आरजीएचएस में हम नहीं देंगे। रीज़न भी पूछा हमने, बोले कि हमारी ये ऐसे अघोषित हड़ताल चल रही है तो हम आपको नहीं दे पाएंगे, और हमारे हॉस्पिटल का भी बहुत सारा पैसा ड्यू है, लगभग 4 करोड़ के आसपास उन्होंने कुछ बताया कि ड्यू है, और हम अघोषित हड़ताल है, हम नहीं देंगे। अगर आपको मेडिसिन लेनी है तो आप पेमेंट कीजिए, या तो पेमेंट कीजिए कैश में या ऑनलाइन पेमेंट कीजिए और लीजिए। तो फिर हमने क्योंकि मेरी तो उसमें जो दवाइयाँ थी, मेडिसिन थी नहीं, हस्बैंड की थी और बेटे की थी, तो हमने बेटे की दवाइयाँ पेमेंट करके खरीदी, कैश पर पेमेंट खरीदी। फिर मैंने बाहर निकल के जब मेरे को पता चला कि भाई ये क्या हो रहा है, भाई आरजीएचएस में मुझे ही दवाई नहीं मिल रही, तो एक जनप्रतिनिधि को, हाँ, ये पूरे राजस्थान के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए ये स्कीम आई। बिल्कुल। और स्कीम के थ्रू मतलब जो गरीब तबके का व्यक्ति है, जो एक बहुत साधारण सा कर्मचारी है, उसको भी बेनिफिट पहुंचाने के लिए स्कीम आई, और ये सबके हित की बात थी। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया कि जब एक एमएलए को नहीं मिल रही है और एमएलए को नहीं मिल रही तो एक साधारण से कर्मचारी को या अधिकारी को क्या मिलेगी दवाई, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया। और मैंने सरकार से उस माध्यम से भी, आपके मतलब वीडियो के माध्यम से भी निवेदन किया, और मैंने बोला कि प्रत्यक्ष रूप से भी मैं जाके बताऊंगी कि आरजीएचएस में दवाइयाँ नहीं मिल रही। मैं लगातार ये भी हमेशा से कहती हूँ कि किसी बहुत सारे एंकर्स भी मेरे पर सवाल उठाए कि भाई है ना, आपने मैडम के संबंध अच्छे थे, पैसे पेशेंट, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी पेशेंट हो, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो, डॉक्टर के पास जाएगा, एक बार नहीं 4 बार जाएगा अगर उसको प्रॉब्लम है तो। और मैंने सिर्फ अपनी बात इस तरीके से रखी, सिंपल सी बात थी कि मेडिसिन नहीं मिल रही। मैंने इसके अलावा और कुछ उसमें बातें नहीं कही। कि अब मैंने ये भी सरकार से कहना चाहा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई, कोई स्कीम, इतनी अच्छी स्कीम, राजस्थान के सारे गवर्नमेंट कर्मचारियों से जुड़ी हुई स्कीम है, और उसका बेनिफिट सरकार उनको देना चाहती है, उसके लिए ये स्कीम आई।
और धरातल पर किस कारण से उस स्कीम फेल हो रही है। कई सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जो सरकार जनता की भलाई के लिए लेके आती है, लेकिन उनको उसका लाभ मिल नहीं पाता है, चाहे कोई भी कारण रहे हो, या पेमेंट से रिलेटेड इश्यू रहे हो, या प्रशासनिक स्तर पर उसका पूरी तरीके से लागू ना हो पाना भी, इस तरीके कई बार मुद्दे सामने भी आते हैं। जी बिल्कुल, मैं यही तो कह रही हूँ कि धरातल पर वो स्कीम कामयाब नहीं हो रही है, तो जो समस्याएं हैं उसमें उसको उसका समाधान गवर्नमेंट को निकालना गवर्नमेंट। पड़ेगा। तो मेरा तो यही निवेदन है कि जिन लोगों ने स्कैम किए हैं उसमें, चाहे वो कोई हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो कोई कर्मचारी हो या जो भी हो, चाहे मेडिकल वाले हों, कोई भी हो, अगर उन्होंने कुछ किया है गलत तो उसकी सख्ती से मॉनिटरिंग भी हो, जांच हो और उन पर पेनल्टी भी सख्त कार्रवाई भी हो। मैं तो ये कहती हूँ। लेकिन ये है कि दूसरा पक्ष ये भी है कि जिन लोगों उन पे कार्रवाई तो हो, लेकिन जिन लोगों को बेहतर इलाज की जरूरत है उनको भी समय पर बेहतर इलाज मिले, सारी दवाइयाँ मिले, ये मेरा कहना है, ये मेरा निवेदन है। और मैं जितना समझती हूँ आदरणीय गजेंद्र सिंह जी खेवसर जो चिकित्सा मंत्री हैं, वो संजीदा व्यक्ति हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूरा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उस महकमे में जो प्रॉब्लम्स है, जितनी प्रॉब्लम्स को कम कर सकें उसका प्रयास चल रहा है, मेरे को जितना लगता है। तो मेरा तो यही निवेदन उनसे भी है कि बहुत अच्छी स्कीम है और धरातल पर भी अगर अच्छे से लोगों तक पहुंचेगी तो सरकार को भी और लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन राजस्थान में जिस तरीके से देखा गया है कि जो चिकित्सा व्यवस्था है वो थोड़ी सी चरमराती नजर आ रही है, चाहे एसएमएस में लंबी लगने वाली लाइनें हो, या जो जांचों के लिए लंबी लाइनें लगती हैं। काफ़ी मतलब जो मरीज होते हैं, जो एक तो पहले से ही परेशान है, उसके अलावा वो इस तरीके की लंबी लाइनों में अपना समय, और किसी को समय पर इलाज न मिल पाने के कारण किसी की मृत्यु भी हो जाती है। तो इन लाइनों का और इन सब असमस्याएं जो हैं, ये जो मुद्दे हैं, जो इस तरीके से अगर इनका निपटारा किया जाता तो एक जनता को एक अच्छी तरीके से सुविधा हो सकती थी। मैं इसमें आप जो समस्या बता रहे हो उसको लेकर सुझाव देना चाहूँगी सरकार को भी और निवेदन करूँगी कि एसएमएस एक ब्रांड हॉस्पिटल है राजस्थान का, और न केवल राजस्थान का, आसपास के बहुत सारे राज्यों का, कि एसएमएस का एक भरोसा कायम है जनता के बीच और इसी कारण लंबी कतारें लगती हैं, सब चीज़ होती हैं और जो रोगी हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनको असुविधाएं भी होती हैं। मेरा कहना ये है कि हर छोटी-छोटी, जैसे जयपुर के जो आसपास के ज़िले हैं, आप देखोगे अजमेर हो, चाहे आपका भरतपुर हो, धौलपुर हो, ये सारे जो इलाके हैं, आपका इधर टोंक हो, सब लोग एसएमएस की तरफ भागते हैं। अगर मतलब ज़्यादा अच्छी सुविधाएं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि भाई सुविधाएं नहीं है, लेकिन हाँ ज़्यादा अच्छी सुविधाएं और अलग अलग अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल ज़्यादा अच्छा अगर रिजल्ट दें तो वहाँ पर डॉक्टर, तो यहाँ पर एसएमएस का लोड कम होगा और लोड कम होगा तो ज़्यादा सुविधाएं और जो क्रिटिकल चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा एसएमएस काम कर पाएगा, मेरा ऐसा मानना है। सुविधाओं की अगर बात करें तो हम जैसे कि पिछले प्रशासन सरकार में गहलोत जी ने एक आईपीडी टावर का, जिसमें 1500 बेड की सुविधा थी और सारी जांचें वगैरह, मतलब काफ़ी सुविधाओं से लैस था वो। उसका काम अभी तक स्टार्ट तो हो गया है, बना हुआ है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो अगर चिकित्सा सुविधाएं अगर हमें मजबूत करनी है तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को हमें आगे बढ़ाने का सोचना चाहिए। सरकार क्यों इस पर धीमा बर्ताव कर रही है? देखिए, जो आईपीडी टावर वाला जो विषय है वो दोनों सरकार की प्रायोरिटी होना चाहिए। पहले मैं तो ये कहूँगी कि गहलोत जी की जो सरकार थी उस समय उन्होंने, हो सकता है फाइनेंशियल, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इसका विषय, ये मैंने मतलब गहन अध्ययन तो नहीं किया न, या पड़ताल तो नहीं की क्या चल रहा है, लेकिन जितना मेरी जानकारी में आया वो ये चीज़ है कि आईपीडी टावर के लिए जितनी फाइनेंशियल चीज़ें थी, जितने ये बोले कि फंड्स रिलीज करने थे, उतना गहलोत सरकार में भी नहीं हुए। और यहाँ जो बीजेपी की सरकार, अपने भजनलाल जी की सरकार, आदरणीय भजनलाल जी की, तो उनके समय उनके द्वारा भी फंड्स रिजर्व आईपीडी टावर के लिए रखे जा रहे हैं, ज़्यादा बेहतर प्रयास करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, ये मैं भी मानूंगी कि अभी तक पूर्णता उस चीज़ की नहीं हुई, जल्दी से जल्दी पूर्ण होना चाहिए निश्चित तौर पर, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। लेकिन गहलोत साहब तो कह रहे हैं इंतजार शास्त्र इनका एक सीरीज चल रहा है, जिसमें वो जो अधूरी योजना है जो इनके कार्यकाल में प्रस्तावित हुई थी, बन के भी तैयार हैं, लेकिन इस सरकार में
पूरी नहीं हो पा रही हैं, चालू नहीं हो पा रही हैं, तो वो कह रहे हमने फंड अलॉट किए, ये सब हमने किया है, लेकिन ये सरकार जानबूझ करके हमारे प्रोजेक्ट्स को जो हमने सरकार में तैयार किए थे, चालू किए थे, उनको नहीं कर रही है। देखिए, मैं तो ये कहूँगी दोनों सरकारों की आपस की बातें, मैं तो निर्दलीय के नाते एक बात कहूँगी कि अगर उन्होंने फंड रिलीज कर दिए थे और उनके ड्रीम्स प्रोजेक्ट जो वो चाहते थे कि पूरे होने, तो उन 5 सालों में क्यों नहीं हुए? ये एक छोटा सा सवाल। और क्यों सरकार जो क्योंकि अभी सरकार चेंज हो गई, तो उनकी बाध्यता फाउंडेशन थोड़ी ना है कि वो आपके ड्रीम प्रोजेक्ट पूरे करे। वो आपके ड्रीम प्रोजेक्ट पूरे करने में लगेंगी, तो जो इस सरकार की प्रायोरिटीज हैं जनता को बेनिफिट्स देने की, वो अपने काम कब करेगी? लेकिन जो जिसमें जनता का पैसा लगा हुआ है, अधूरे प्रोजेक्ट्स पड़े हैं, पैसा तो लगा ही है, जी नहीं, लेकिन वो सब भी तो बर्बाद हो ही रहा है। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि जो काम अधूरे हैं उनको पूरा करना चाहिए सरकार को, लेकिन ये फाउंडेशन डाल के अगर फंड्स की व्यवस्थाएं हो गई होती, तो मेरे को नहीं लगता कि जरूरत पड़ती कि सरकार मतलब उसको डिले करती। फंड्स रिलीज करना और कह देना और करना, उसमें अंतर होता है। मुझे ये समझ में आ रहा है आज की राजनीति में। उसके अलावा अगर आप देखा जाए तो जिस तरीके से आप, अगर मैं बात करूं, वैसे आप काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं, तो अभी जो स्टिंग वाला जो मामला है उसकी कार्रवाई कहाँ तक पहुंची? आपने कहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी, उसको लेकर के भी आप। देखिए, मैंने ये कहा था कि मैं मानहानि का दावा करूंगी, वो मानहानि का दावा जयपुर सेशन कोर्ट में कर चुकी हूँ। अच्छा। और उसकी अभी जब भी डेट्स आएंगी, जो नोटिस है वो सर्व हो चुके हैं सामने जो पार्टी है उनको। तो जो कार्रवाई चलेगी, सिविल कोर्ट की जो कार्रवाई चलती है वो चल ही रही है, और मुझे लगता है कि जल्दी न्याय आना चाहिए। रही बात सरकार की और जो हमारे सदाचार कमेटी है उसकी, तो मेरी तरफ से कोई भी चीज़ पेंडिंग नहीं है। मैंने अपनी आपके सारी पास चीज़ें सारी। उनको दे दी हैं, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दिया है, अपने द्वारा दिए गए सारे सबूत पेश कर दिए, सब कुछ है। अब निर्णय जो है, मैं भी चाहती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि निर्णय डिले होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि निर्णय जल्दी से जल्दी होना चाहिए, ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए, ऑन सबूतों के आधार पे होना चाहिए, न कि किसी के कह देने मात्र से होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि जो नेता हैं वो कहते हैं, तो ऐसे मैं उनमें से हूं नहीं जो कह के मुकर जाए। मैंने कहा कि आप जांच करो, अच्छे से जांच करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिले मत करो, निर्णय जल्दी से जल्दी करो। अगर मैं जानना चाहूँ तो किस तरीके से आपको ऐसे संपर्क किया गया था, किस चीज़ को लेकर के? जैसे मामला चला था, उन्होंने स्टिंग किया था, किस बात को लेकर के आपसे संपर्क साधा था और बात यहाँ तक आगे बढ़ी? देखिए, जैसे आप मेरे पास मेरे घर आए, आपने मेरे जो पीए उससे बात करी, इस व्यक्ति ने भी, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है, ऑफिशियल नंबर है, वो मेरा जब मैक्सिमम ऐसा होता है कि मैं ही उठाती हूँ, बहुत रेयर होता है जब कोई और उठाता है, तो या मतलब पीए उठाता है। तो जो व्यक्ति है, वो जो पत्रकार हैं, तथाकथित जो पत्रकार हैं, उन्होंने अपना नाम मुझे मनमोहन माथुर बताया था। आई डोंट नो हु इज़ ही। उन्होंने मेरे को 2-3 बार 6 महीने पहले से फ़ोन किया होगा कभी, पर ऐसे क्योंकि मैंने अपनी कॉल डिटेल निकलवाई, तो मुझे पता चला कि 6 महीने पहले भी कभी फ़ोन आया था। तो ऐसे करके मुझे पता चला कि 6 महीने फ़ोन, पर उन्होंने ना तो मुझे ये बताया था कि वो किस कारण से मेरे पास आना चाहते हैं, किस कारण से मिलना चाहते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मेरे पास जब वो आए थे, तो 12 तारीख को जब मेरे पास वो आए थे, तो वहीं पता चला कि वो कारपेट सप्लाई का कोई काम करते हैं। तो मेरे सामने मतलब जब मैं बात कर रही थी उनसे, तब मेरे पास 4-5 लोग लगातार आना-जाना चल रहा था लोगों का, जहाँ मैं सुनवाई करती हूँ, वहीं पे बात हो रही थी। मेरे सामने किसी भी तरह की कोई पैसे संबंधित कोई बात नहीं हुई। उन्हीं का इंटरेस्ट था, वही चाहते थे कि उनसे ऐसी बात की जाए। उन्होंने मेरे हस्बैंड को ऑफर किया कि इतना ले लो, ये कर लो, वो कर लो, आगे सारी चीज़ें वो उन्होंने ही ऑफर करी। उन्होंने लगातार प्रयास किए कि मेरे हस्बैंड से कहें, बार-बार कहें, उनके मतलब शब्दों को मुँह में डालने का प्रयास किया, फिर भी वो हाँ ना करते रहे कि नहीं, हाँ। उन्होंने तो इतना तक कहा था, जो तथाकथित पत्रकार, आप 8 लाख अभी लो, मेरे को लेटर दो, अच्छा। आगे का लेटर दो, नेक्स्ट ईयर का मैं अभी करा लूंगा, अभी का दे दो, पिछला दे दो, अगला दे लो, पिछला दे दो। सारी कोशिश करी, लेकिन हमने हमारी तरफ से किसी तरह का कोई लेटर भी नहीं दिया गया, किसी तरह का पैसा नहीं लिया गया, और
फिर भी ये कहा जा रहा है, क्योंकि उनको लग गया था उस पत्रकार को कि ये मेरे जाल में फंसने वाले नहीं है। आप देखिए किसको बुरा लगेगा कि 50,000 आपको कोई देगा, सामने 8 लाख आपको कोई देगा, लेकिन फिर भी हमको नहीं पता ना कि वो कैमरे में कैद कर रहा है ये सारी चीजें, फिर भी हम नहीं ले रहे, कोई लेटर नहीं दे रहे, कोई लेटर नहीं दे रहे, हम पैसा नहीं ले रहे, लेटर नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी वो कर रहा है। तो हम तो खुद ऋषि जी का तो ये खुद का वो था कि ये अगली बार आएगा तो किसके तो कहने से आया, और ये कितना बड़ा गपला, इसमें कौन कौन शामिल है ये हमें जानना था, इसलिए उन्होंने हाँ ना भी बोला। नहीं तो अगर देना होता तो वो आधा घंटा उसको बिठा के दे सकते थे ना लेटर, नहीं दिया ना। हमने क्यों उसको बोला कि तू वापस आना, तब हम भी तो तैयार हो, वो तो अचानक तो मेरे घर पहुंच गया भाई, अचानक तो घर पहुंच गया, तो हम भी अब कुछ रिकॉर्ड करते, कुछ करते, उससे उगलवाते कि क्या है क्या नहीं, और कोशिश यही दोनों थी। तरफ से बातें होती हाँ, तो हमारी तरफ से न तो कोई पैसा लिया गया, न दिया गया, न कोई तरह का कोई बात नहीं हुई, फिर भी मेरे नाम को उछाल के खराब करने की कोशिश करी, तो इतनी आसानी से तो छोड़ा, ऐसे लोगों को नहीं जाना चाहिए। और ये राजनीतिक शुचिता का प्रश्न है, ऐसे तो कोई भी आके आपको वो करने की कोशिश करेगा। आप देखिए, ये तो मेरे, चलो मैं अब आपको एक सिंपल सा उदाहरण दूं कि ये तो मेरे ऋषि जी से बात करी, मुझसे बात करी उनने, हम उनके झांसे में नहीं आए। मेरे इस घर में मेरे बच्चे रहते हैं, मेड्स रहती हैं, बच्चे रहते हैं, तो दोनों मेरे बच्चे हैं, कोई भी आके आ जाए कि मम्मी पापा से मिलने आए, आपके सामने पैसा रख दे, आप उसकी रिकॉर्डिंग कर दो, तो क्या उसमें एमएलए दोषी है या बच्चा दोषी है ना। ये तो आगे तक की बात है, ये आगे तक की बात है। इस तरह से किसी भी व्यक्ति की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा सकता है। मैंने ये लगातार कहा है, मीडिया के सामने कहा है, सदाचार कमेटी के सामने कहा है, और आगे आने वाले समय में कोर्ट में भी कहूंगी, अगर मैं गुनहगार हूं तो मुझे सजा दो, लेकिन मैं गुनहगार नहीं हूं तो उस पत्रकार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये मैं चाहती हूँ, उस संस्थान के खिलाफ कार्रवाई हो। अभी तक कार्रवाई चल ही रही है, क्योंकि मैं मेरे को पता है कि मैं बहुत एक एमएलए हूँ, बट एक उस जिससे लड़ रही हूँ वो बड़ा सिस्टम है, संस्थान है, या वो जो एक कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी है, उससे लड़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सांच को आंच नहीं। और मैं आपको पता है, सबको पता है कि ऋतु बनावत डरने वालों में से है नहीं है, लड़ने वालों में से है, और सच की हमेशा जीत होती है, मैं जानती हूँ, चाहे कितने भी दबाने की प्रयास हो जाए। अगर मेरा अंदर से दिल ने कहा है कि मैं सही हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने सबके सामने खूब अच्छे से कहा है। लोग ये भी कमेंट करते हैं, कोई कोई लोग, कि सफाई दे रही है। आप देखिए कि कोई आपकी कही गई बात को अलग अलग एंगल, एक व्यक्ति की कही गई बात का कि अलग अलग एंगल्स हो सकते हैं, हर व्यक्ति की कही गई बात को अलग अलग एंगल्स हो सकते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं, वही व्यक्ति जानता है जिसने कहा है, वही व्यक्ति जानता है कि उसने किस एंगल से क्या बात कही है। तो ये तय है कि जिसने हमारे साथ गलत करने की प्रयास किया, उसको मैं बहुत आसानी से छोड़ने वाली में से नहीं हूँ। न्यायालय में मामला है, और न्यायालयों पर जो है पूरा विश्वास है। लोकतंत्र में यही होता है कि न्यायालय पर हमने विश्वास रखा है पूरा, और पूरी विधिक कार्रवाई चल रही है, और जल्दी मेरे को आशा और अपेक्षा है कि जल्दी ही निर्णय भी सामने आए। और जो सदाचार कमेटी का निर्णय है वो भी, मैं तो हमारे सदाचार कमेटी के जो आपके अध्यक्ष जी हमारे कैलाश वर्मा जी, उनसे भी मैं निवेदन करूंगी कि जो भी सदाचार कमेटी की जो बाकी रह गई है वो कार्रवाई पूर्ण करके जल्दी से जल्दी रिपोर्ट अध्यक्ष जी को दे, और अध्यक्ष जी से भी निवेदन करती हूँ, माननीय अध्यक्ष जी से, कि आप बड़े हैं, आप हमारे मार्गदर्शक हैं, संरक्षक हैं, आप जल्दी से जल्दी उस पर निर्णय करें, यही मेरा निवेदन है। कुछ रिपोर्ट्स में हनुमान बेनीवाल जी का भी कमेंट सामने आया है, तो हनुमान बेनीवाल जी वाला क्या मामला है? देखिए, मैंने तो बस सुना ही है, जो पेपर में छपा है और जो उन्होंने लोकसभा में बोला है, उन्होंने इशू रेज किया कि भाई 3 विधायकों के नाम आए, उन पर कड़ी कार्रवाई हो। तो मैंने तो सिर्फ ये कहा, और यही कहूंगी कि हनुमान बेनीवाल जी बहुत समझदार सांसद हैं, हमारे विधानसभा के ऑनरेबल मेंबर रहे हैं, तो और एक सशक्त दबंग लीडर हैं, तो निश्चित तौर पर उन्होंने जो विषय उठाया बहुत अच्छी बात है, उठाया, कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है,
लेकिन मेरे को लगता है वो भी एक राजनेता है, उनके बारे में भी लोग बहुत सारी चीजें कहते होंगे, और सिर्फ कह देने से कोई आरोप सिद्ध नहीं होता, ये वो भी जानते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर वो ये कहते कि इसकी कड़ाई से जांच होकर उस पर सख्त कार्रवाई हो, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। हाँ, इस तरीके के होता कि आप साथी नेता हैं या एक ही उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो जांच ज़्यादा होनी जरूरी है। नहीं, राजनीति में होता ही यही है कि कोई कुछ कह देता है, किसी के ऊपर कोई लांछन लगा देता है, कोई लांछन किसी पे कुछ लगा देता है, किसी तो उद्देश्य से प्रेरित किसी होकर। उद्देश्य से प्रेरित होता है। मैंने ये भी कहा, वो उन्होंने क्यों नहीं कहा कि ब्लैकमेलिंग का बड़ा खेल हो सकता है? क्यों जांच नहीं कराना चाहता कोई भी व्यक्ति? हनुमान बेनीवाल जी भी ये कहते कि जांच की जाए इसकी, और इस सब के पीछे क्या था, कितना बड़ा ब्लैकमेलिंग का खेल था, वो सामने लाया जाए। मैंने लगातार कहा था पहले भी कि ये मामला केवल 3 एमएलए से जुड़ा नहीं है, ये 50 एमएलए से जुड़ा मामला है, और इन 50 एमएलए से सरकार बच सकती है, हट सकती है, नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, गिर भी सकते हैं। बहुत कुछ हो सकता है। तो अगर कोई मीडिया संस्थान ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, ब्लैकमेलिंग का बड़ा खेल चला रहा है, तो ये सब कच्चा चिट्ठा जनता के सामने आना चाहिए। और न केवल ये राजनेता की विश्वसनीयता से जुड़ा मामला है, यह पत्रकारों की विश्वसनीयता से जुड़ा मामला भी है। तो ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए जनता की। मैं तो पहले भी कहती आई हूँ और अभी भी कह रही हूँ, और यही निवेदन मैं सरकार से भी कर रही हूँ, हमारी जो केंद्र की सरकार है उससे भी कर रही हूँ। और साहब, हनुमान बेनीवाल जी अगर सक्षम हो तो आप वो करा ले जांच। आप जांच करा लीजिए। हाँ, सक्षम, लेकिन विश्वसनीयता वाली संस्थान से करा ले जांच, अगर वो सक्षम है तो। मैं अंतिम अगर सवाल के साथ अगर अगर उसमें जो भी आएगा, अगर मैं दोषी पाई जाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, मुझे सजा दो। लेकिन अगर मैं पाक साफ हूं, तो ये भी उनको कमिट करना पड़ेगा कि उस संस्थान को भी सजा दिलाने का काम वो करेंगे। तो संस्थान को सजा जो दिलाएंगे हनुमान बेनीवाल जी अगर सच होता है तो। और मैं अंतिम सवाल के साथ में मैं ख़त्म करना चाहूँगा, बयाना की जनता के विकास के लिए आप क्या कर रहे हैं और बयाना की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, बयाना की जनता को ने आपको निर्दलीय उम्मीदवार जी, बनाया बिल्कुल। दोनों पार्टियों से दो हट करके। बिल्कुल, उसके लिए तो मैं उनकी जीवन भर आभारी हूँ, और उनके लिए ही ये कहूँ कि मैंने अपना अब पूरा ये है कि जब से मैं राजनीति में आई, मैंने पूरी कोशिश की कि पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ये कहूँ कि तन्मयता के साथ उनके लिए प्रयास करूँ। लगातार जहाँ भी रहती हूँ, चाहे जयपुर रहूँ, चाहे बयाना रहूँ, लोगों के बीच आना जाना, विकास की बात जहाँ तक आप कर रहे हैं, आप क्षेत्र में जाके देखिए कि जो चीज़ें किसी ने सोची भी नहीं थी, जो इनिशियल चीज़ें थी, उन पर भी काम बयाना में हो रहा है, और सरकार से सपोर्ट लेके भी हो रहा है, मेरे प्रयासों से भी हो रहा है। पहले किसी की नीयत ही नहीं होती थी कि बिजली पानी की भी कोई समस्या के लिए काम करें, कि सड़कों के लिए काम करें, कि कोई पुलिया है उनके लिए काम करें। तो इन सब बहुत सारी चीज़ें, बस स्टैंड्स के लिए काम करें, हॉस्पिटल्स के लिए काम करें, शिक्षा के लिए काम करें, वो सारी चीज़ें करके मैंने दिखाई है। तो ये थे बयाना से विधायक रितु बनावत जी, जिन्होंने हर मुद्दे पर खुल करके हमसे बातचीत की, चाहे वो आरजीएचएस का मुद्दा हो, चाहे चर्चाओं में रहने के कारण जो स्टिंग ऑपरेशन इनके खिलाफ किया गया था उसको लेकर के उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी, और बयाना की जनता को भी साफ संदेश दिया है कि आपके लिए हमेशा हमारे दरवाजे खुले हैं। तो मेरे सहयोगी दीपेंद्र के साथ मैं राहुल टीसी शर्मा, देखते रहिए द कट।